हेलो दोस्तों, लक्ष्मीकांत की सीरीज में आज हम नीति आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, नीति आयोग ने हमारे जो देश में पहले प्लानिंग कमीशन काम करता था, उस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। तो नीति आयोग ने क्यों इसको रिप्लेस किया है ना? इसको रिप्लेस करने के पीछे क्या-क्या रीजंस थे? फिर नीति आयोग का कंपोजिशन क्या है? नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या फंक्शंस है इसके? कौन-कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो नीति आयोग को अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में गाइड करते हैं? फिर किस तरीके से नीति आयोग हमारे देश के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। और इसके अलावा हम इस पूरे सेशन में आज हम जानेंगे कि प्लानिंग कमीशन जो पहले का था उसके बारे में कुछ बातें। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम नीति आयोग के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। देखिए, 2014 तक हमारे देश के अंदर प्लानिंग कमीशन काम कर रहा था। 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके एक नया आयोग लेके आया, जो जिसको हम नीति आयोग कहते हैं। तो ये जो नीति आप वर्ड देख रहे हैं, ये एनआईटीआई से मिलकर बना है और एनआईटीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, बिकॉज वो कई सारे ऐसे वनडेज एग्जाम है जिसमें आपको ये चीज़ें पूछ ली जाती है। तो नीति आयोग को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू क्रिएट किया गया था। अब प्लानिंग कमीशन को भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ही क्रिएट किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि नीति आयोग ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक टाइप की एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो हम ये कह सकते हैं कि नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब नीति आयोग हमारे देश की सरकार के लिए थिंक टैंक का काम करती है, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट दोनों तरह की गवर्नमेंट को जो भी रिलेवेंट टेक्निकल एडवाइस होता है कि किस तरीके से हमारे देश में डेवलपमेंटल प्रोसेस को लेके आगे बढ़ना है, कौन कौन से ऐसी पॉलिसीज़ लानी है जिससे हम अपने डेवलपमेंट को इंक्लूसिव बना सके, इन सारे टेक्निकल एडवाइस को जो है वो प्रोवाइड करवाता है नीति आयोग। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि नीति आयोग जो है वो हमारे देश की सरकारों का थिंक टैंक है। फिर नीति आयोग का जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच है। पहले जो प्लानिंग कमीशन काम करता था, उसका अप्रोच आप देखेंगे टॉप डाउन मॉडल पे बेस्ड था। टॉप डाउन कहने का मतलब पहले सेंट्रल लेवल पे कोई भी प्लानिंग बनाया जाता था और उस प्लानिंग को बिना स्टेट्स के करंट कंडीशन को ध्यान में रखे हुए सीधा स्टेट्स में ऊपर से नीचे इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता था। अब जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग ने इस अप्रोच को चेंज करते हुए बॉटम अप अप्रोच को अपनाया है। अब बॉटम अप अप्रोच जो होता है, इसमें पहले हम ग्रास रूट लेवल पे देखते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंटल प्रोसेस को लेके आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अगर हम स्टेट्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट है, ये नेशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से नीति आयोग ने ये जो अप्रोच में चेंज लाया, उसकी वजह से हम देखते हैं हमारे देश के अंदर जो भी डेवलपमेंट है वो ज़्यादा इंक्लूसिव हुआ। और जो पहले के सेक्शन छूट जाते थे, डेवलपमेंटल प्रोसेस से बाहर रह जाते थे, वो सारे सेक्शन भी अब डेवलपमेंटल प्रोसेस में इंक्लूड हो गए। तो इस तरीके से नीति आयोग का जो ये नया अप्रोच है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गई दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट की बात। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो पिछले 6 दशकों से प्लानिंग कमीशन चला आ रहा था, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमने इसको हटा के नीति आयोग जैसा एक नया कमीशन ला दिया? तो सरकार ने इसका जवाब देते हुए कई सारे कारणों को बताया है। सरकार ने बताया कि पिछले 6 डेकेड्स में हमारे देश में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। और ये पैराडाइम शिफ्ट हमें ना केवल पॉलिटिकली बल्कि इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली और इवन हमें डेमोग्राफिकली भी एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है। अब इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं कि पिछले 6 डेकेड्स में हमारे देश के अंदर पॉलिटिकली क्या-क्या चेंजेस आए। आप देखेंगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके कई दशकों तक हमारा देश एक सिंगल पार्टी सिस्टम पे काम करता था। कांग्रेस मोस्ट ऑफ द स्टेट में काम करती थी, कांग्रेस सेंट्रल लेवल पे काम करती थी। लेकिन उसके बाद हमने फिर मल्टी पार्टी कंपटीशन को देखना शुरू किया। मल्टी पार्टी कंपटीशन में हम देखते हैं कि कांग्रेस के अलावा भी कई सारी रीजनल पार्टीज उभर के आती है। तो रीजनल पार्टी के उभरने से हम देखते हैं जो रीजनल इश्यूज थे उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से अब उठाया जाने लगा। तो इन तरह के पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। हमें कोalition पॉलिटिक्स देखने को मिलता है जब कई सारी पार्टीज मिल के गवर्नमेंट चलाती हैं। तो इससे होता ये है कि हमारे देश में पहले जब सेंट्रल लेवल पे एक ही सिंगल पार्टी रूल करती थी, तो ऐसे में जो रीजनल इश्यूज होते थे वो हाशिए पे चले जाते थे, वो बैकग्राउंड में चले जाते थे। अब इन तरह के पॉलिटिकल चेंजेस के आने के बाद अब रीजनल इश्यूज को भी उतनी ही जगह मिलने लगी जितने कि हम नेशनल लेवल के इश्यूज को देखते हैं। तो ये एक शिफ्ट हमें पॉलिटिकली देखने को मिला। इकोनॉमिकली हमारा जो देश है वो पिछले 6 डेकेड्स में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है।
है। हमने जब देखा हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम अपने फूड ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट थे। लेकिन कई सारे रिवॉल्यूशन हमारे देश के अंदर लाए गए, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, वाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, कई तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाए गए। उसके बाद हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स को भी लाया। तो एलपीजी रिफॉर्म्स जब हम लाते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो इंडियन इकोनॉमी क्लोज से ओपन की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। हम सोशली भी हमारा देश जो है वो पिछले 6 डेकेड्स में काफ़ी बदल गया है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले दलित और बैकवर्ड से क्लास से रिलेटेड जो भी मुद्दे थे वो बैकग्राउंड में रहते थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ा है तो दलित और बैकवर्ड क्लास असर्शन हमें देखने को मिलता है। उनको भी हमारे सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया और उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया गया। फिर हमारे देश में हम देखते हैं कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है काफ़ी ज़ोर शोर से, तो इस अर्बनाइजेशन की मदद वजह से हम देखते हैं हमारे देश में माइग्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब माइग्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को इशू करने के लिए सेंटर और फिर स्टेट और स्टेट, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, यानी सेंटर स्टेट कोऑपरेशन तो हमें देखना को हमारे लिए ज़रूरी है ही, साथ ही साथ स्टेट स्टेट कोऑपरेशन भी ज़रूरी है। बिकॉज एक स्टेट से निकल के लोग दूसरे स्टेट पे जाते हैं तो वहाँ की डेमोग्राफी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ की सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो भी सोशल चेंजेस हुए, इन सारे सोशल चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात आती है, जेंडर इक्वालिटी की बात आती है। तो ये सारे चेंजेस हमें सोशली देखने को मिले। हमारे देश में अब टेक्नोलॉजिकली भी पिछले 6 दशक में कई सारे चेंजेस हुए। हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारे देश के अंदर जो स्पेस एंड डिफेंस है, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं आगे बढ़ रही है। अब हम दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करना शुरू कर दिया। फिर डेमोग्राफिकली आप चेंज देखेंगे कि पहले हमारे देश के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन था, ये वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम था। अब हमारे देश के अंदर हमने एजुकेशन पे खर्चा किया, हमने हेल्थ पे खर्च किया, है ना? फिर हमने स्किल डेवलपमेंट पे खर्च किया। तो इन 3 सेक्टर में खर्च करने के बाद हमने अपने देश की डेमोग्राफी को बदल दिया और आज के टाइम पे आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा यूथ हैं वो हमारे इंडिया में है। तो इस तरीके से ये जो सारे चेंजेस देखने को हमें मिले, इन सारे चेंजेस ने हमारे देश में जो नेशनल डेवलपमेंट होता है उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, इसमें एक चेंज ला दिया। ठीक है, तो इसलिए जो प्लानिंग कमीशन का अप्रोच था, जो प्लानिंग कमीशन का तरीका था नेशनल डेवलपमेंट को आगे लेके बढ़ने का, वो अब कारगर नहीं रह गया था। वो इन सारे चेंजेस के साथ वो कोप नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से प्लानिंग कमीशन एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। रिडंडेंट का मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अब ज़रूरत कम पड़ गई हो, जिसके तरीके अब आउट ऑफ वो हो गए, आउट ऑफ वे हो गए हों, और जिसके तरीके अब प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से काम नहीं कर रहे। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो एक कमांड इकोनॉमी के लिए तो सूटेबल था, लेकिन जिस तरीके से ये सारे चेंजेस हमारे इंडिया में देखने को मिले, उसने इंडिया को एक कॉम्पिटिटिव, एक ग्लोबल और एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ज़रूरत पड़ी कि इन सारे बदलते हुए हमें परिदृश्य में, बदलते हुए सिनेरियोज में एक ऐसा कमीशन आए जो इन सारे चेंजेस को ध्यान में रखे और नेशनल डेवलपमेंट को इन सारे चेंजेस को ध्यान में रखते हुए लेके आगे बढ़े। तो इस वजह से भी नीति आयोग को क्रिएट किया गया। इसके अलावा ये भी ध्यान दिया गया कि इंडिया में जो अलग-अलग स्टेट्स हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलग-अलग लेवल्स पे हैं और एक ही साइज़ को सारे स्टेट्स के लिए फिट कर देना, ये जो अप्रोच था प्लानिंग कमीशन का, अब वो इफ़ेक्टिव नहीं रह गया था। तो इसलिए एक ऐसा नया इंस्टीट्यूशन आना चाहिए था जो इंडिया में नए-नए जो यूनिक चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं, जो नए-नए चेंजेस उभर के आ रहे हैं, उन सारे चेंजेस के साथ वो जुड़ पाता और हम केवल फॉरेन मॉडल्स ऑफ ग्रोथ को ना अपना के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसा मॉडल लेके आएंगे डेवलपमेंट का जो कि हमारे देश के सभी लोगों के लिए काम करे। तो यही नया इंस्टीट्यूशन जो है उसको हम नीति आयोग कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस किया, जो कि अब हमारे देश के लोगों की जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी उनके नीड्स हैं, उन सारे नीड्स को और एस्पिरेशंस को अच्छे तरीके से सर्व करेगा। ठीक है? तो ये जो नया इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, वो हमारे देश के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम करेगा। हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट का एक अच्छा हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलेगा और हमारे देश के अंदर एक ओवरऑल इनेबलिंग एनवायरनमेंट को नर्चर करने का काम करेगा। क्योंकि अब हम देखते हैं जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, वो केवल पब्लिक जो
ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे निकल के अब हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया है। तो ये सारे जो तरीके हैं ये डेवलपमेंट के अच्छे तरीके माने जाते हैं और ये डेवलपमेंट के प्रोग्रेसिव तरीके माने जाते हैं। तो इन्हीं सारे तरीकों से चूंकि अलाइन करता है नीति आयोग, इसलिए प्लानिंग कमीशन को इरेज करके, प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके गवर्नमेंट ने 2015 में नीति आयोग को लेके लेके आई। माफ कीजिएगा। अब नीति आयोग के कई सारे फाउंडेशंस हैं। सबसे पहला तो हमें इसमें देखने को मिलता है स्टेट्स का बहुत ज़्यादा रोल जो है वो एम्पावर कर दिया गया है, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट के प्रोसेस में स्टेट्स को भी इक्वल पार्टनर बनाया गया। अब स्टेट्स को इक्वल पार्टनर बनाए जाने की वजह से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारे देश के अंदर है उसको ऑपरेशनलाइज किया गया। क्योंकि देखिए, फेडरलिज्म में कई स्तर पे सरकार होती है, कई लेवल पे गवर्नमेंट होती है। तो हमारे देश में 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो इस 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप पे है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो इन सारे गवर्नमेंट्स में को हम डेवलपमेंटल प्रोसेस में शामिल करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम इनको अच्छे तरीके से शामिल करते हैं, इनको हम इक्वल पार्टनर्स के तौर पर ट्रीट करते हैं, तो हम इसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। तो नीति आयोग ने स्टेट्स के रोल को एम्पावर करके हमारे देश के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ऑपरेशनलाइज किया। फिर आप देखेंगे कि नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, क्योंकि अलग अलग नॉलेज, अलग अलग स्ट्रैटेजिक एक्सपर्टीज़ वाले डोमेन के लोग इसमें काम करते हैं स्पेशल इनवाइटीज़ के तौर पे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये एक कोलैबोरेटिव इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग जो प्रोसेस है, जो प्लंजिंग इम्प्लीमेंटेशन गैप्स है, उन सब पे बात की जाती है। साथ ही साथ जो सेंटर और स्टेट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको यूनाइट किया जाता है, और डेवलपमेंटल गोल्स को है जो है डेवलपमेंटल गोल्स को सेंटर और स्टेट्स के इन सारे मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट गोल्स को लेके आगे बढ़े। तो इस तरीके से ये 3-4 फाउंडेशंस हैं जो नीति आयोग के संदर्भ में हमें देखने को है। अब अरुण जेटली ने भी प्लानिंग कमीशन को क्रिटिसाइज किया था। अरुण जेटली जो कि हमारे देश के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अब इनकी डेथ भी हो चुकी है। तो इन्होंने कहा था कि जो 65 ईयर पहले प्लानिंग कमीशन बनाया गया था वो अब एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये कमांड इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के लिए तो रेलेवेंट है, लेकिन इंडिया जो कि एक डाइवर्स कंट्री बन चुका है, अब एक ग्लोबल इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे स्टेट्स अलग अलग फेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे हैं। तो इन सारे सिनेरियोज में ये जो प्लानिंग कमीशन है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव साबित हो रहा है। तो इसलिए हमें इसको हटा के एक ऐसा प्रोग्रेसिव जो कमीशन लाना चाहिए, एक ऐसा प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन लाना चाहिए जो कि इन सारे चेंजेस को ध्यान में रख के बनाए। अब देखिए, हमारे देश में आप देखेंगे कि केरला, तमिलनाडु, ये ऐसे जो सदर्न राज्य हैं, अब इन राज्यों की स्थिति पे अगर आप गौर करें, और फिर बिहार, छत्तीसगढ़, इन सारे स्टेट्स की स्थिति पे आप गौर करें, तो इन दोनों की स्थिति में बिल्कुल अंतर है। इन दोनों को इन दोनों स्टेट्स में जब हम डेवलपमेंटल प्रोसेस को लेके आगे बढ़ेंगे, तो हम देखते हैं कि केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होना चाहिए वो बिहार और छत्तीसगढ़ के प्रोसेस से अलग होना चाहिए। बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्यों को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, स्पेशल असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच और सबके लिए वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच लेके चलता था। तो इससे क्या होता है कि केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स जो हैं वो और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाते थे, वहीं बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य जो हैं ये उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते थे, इनको उतना स्पेशल अटेंशन नहीं मिल पाता था जिसकी ज़रूरत थी, है ना। तो इसलिए इसकी वजह से भी अरुण जेटली ने इस प्लानिंग कमीशन को क्रिटिसाइज किया, और अरुण जेटली ने कहा कि जो करंट कम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसमें इंडिया को लेके आगे अच्छे से नहीं बढ़ रहा था प्लानिंग कमीशन, तो इसलिए नीति आयोग को लाया गया, और नीति आयोग जो है वो डेवलपमेंट का एक भारतीय अप्रोच है, एक इंडियन अप्रोच है, ऐसा अरुण जेटली ने कहा। तो अरुण जेटली का प्लानिंग कमीशन का जो क्रिटिसिज्म है ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल पूछा जाए, स्पेशली उनके उसके क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, तो आपको अरुण जेटली का ये क्रिटिसिज्म ध्यान में होना चाहिए। तो ये तो दोस्तों बात हो गई नीति आयोग के बारे में। अब हम बात करते हैं नीति आयोग के कंपोजिशन के बारे में। अभी हमने नीति आयोग के क्रिएट करने के क्या क्या रीजंस थे उसके बारे में हमने बात की, ठीक है। तो एक एक करके हम फिर आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में। नीति आयोग के कंपोजिशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिलता है जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है।
फिर नीति आयोग का एक गवर्निंग काउंसिल होता है जिसमें सारे स्टेट्स के सीएम होते हैं। ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेचर हैं, जैसे कि हमारे देश में ऐसे 3 यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली। तो इन 3 यूनियन टेरिटरीज के जो सीएम हैं वो इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ जो अदर यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी, या आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे समझ सकते हैं। तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इस गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। इसके अलावा नीति आयोग का अपना एक रीजनल काउंसिल भी होता है जिसको कि ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए फॉर्म किया जाता है जो इश्यूज एक स्टेट या एक से ज़्यादा रीजन्स को इम्पैक्ट कर रहे हो। अब इस रीजनल काउंसिल को भी चेयरपर्सन यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करता है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर अब्सेंट है तो वो किसी को नॉमिनेट कर सकता है और वो नॉमिनी इस रीजनल काउंसिल को चेयर करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों नीति आयोग में आपको स्पेशल इन्वाइटीज भी देखने को मिलेंगे जिसको प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करता है। और ये स्पेशल इन्वाइटीज अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम दोस्तों नीति आयोग के फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो मैंने आपको बताया एक चेयरपर्सन होता है। इस चेयरपर्सन को हम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखते हैं। फिर इसके अलावा एक वाइस चेयरपर्सन भी होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। ये वाइस चेयरपर्सन कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक को एंजॉय करता है। फिर जितने भी फुल टाइम मेंबर्स हैं वो सारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रैंक को एंजॉय करते हैं। पार्ट टाइम मेंबर्स के तौर पे आप मैक्सिमम 2 मेंबर्स देखेंगे जो कि अलग अलग लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे आप मैक्सिमम 4 मेंबर देखेंगे जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से आते हैं और प्राइम मिनिस्टर ही इनको नॉमिनेट करता है। तो इस तरीके से ये जो कॉम्पोजिशन है ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम दोस्तों अब नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स में भी बदलाव आए होंगे तभी जाके नीति आयोग को लाया गया है। तो नीति आयोग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे डेवलपमेंटल प्रोसेस में स्टेट्स को इक्वल पार्टनर के तौर पे इन्वॉल्व करना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करना, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का। सॉरी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डेवलपमेंटल प्रोसेस हमारे देश के अंदर जो भी चलता है उसमें स्टेट्स को भी इक्वल पार्टनर बनाया जाता है और स्टेट्स में उसकी क्या ज़रूरत है, स्टेट्स में किस स्टेट में किस तरीके की पॉलिसी लाई जानी चाहिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर नेशनल डेवलपमेंटल प्रोसेस को लेके आगे बढ़ा जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हो गया कि स्टेट्स को इक्वल पार्टनर बना के डेवलपमेंटल प्रोसेस में और फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करना। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है जो नेशनल डेवलपमेंट की क्या क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट की क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, कौन सा सेक्टर में किस तरीके की पॉलिसीज़ अपनाई जानी चाहिए, इन सारे मैटर्स पे एक शेयर्ड विजन को फॉर्मुलेट करना, एक शेयर्ड विजन बनाना। शेयर्ड विजन कहने का मतलब जो सेंट्रल लेवल पे विजन है वही विजन स्टेट के लेवल पे भी हो और स्टेट इस विजन से सहमत हो। तो एक ऐसा शेयर्ड विजन बनाना जो इन सारे मामलों में है, इन सारे मामलों में अच्छे तरीके से काम करेगा। इसके अलावा जो नीति आयोग है वो हमारे देश के अंदर थिंक टैंक की तरह काम करता है और सेंटर और स्टेट्स को कई सारे डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट्स भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने का काम करता है, एफिकेसी को मॉनिटर करता है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क और जो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है उसको भी डिज़ाइन करता है नीति आयोग। इसके अलावा नीति आयोग हमारे देश के अंदर एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब के तौर पे सर्व करता है और इसमें मैंने आपको बताया कि अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स को स्पेशल इन्वाइटीज़ के तौर पे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। इसके अलावा नीति आयोग का जो बॉटम अप अप्रोच है वो हमारे देश के अंदर जो लोकल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। इसकी वजह से हम देखते हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी हमें प्रमोशन देखने को मिलता है। ये फिर इसके अलावा आप देखेंगे जो नीति आयोग है वो हमारे देश के अंदर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करता है जो कि हमारे इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। इसके साथ साथ जो इसने जो टॉप डाउन अप्रोच को रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन के बाद, तो इसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो डेवलपमेंटल अप्रोच था वो एक तो एविडेंस बेस्ड बन गया और एविडेंस बेस्ड बनने के अलावा जो डेवलपमेंटल प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी बन गया।
तो नीति आयोग एक नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा बनाता है जो कि डायनामिक होता है और जो चेंजिंग ग्लोबल और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से अडेप्टेबल भी होता है। यानी जिस भी तरीके से हमारे सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, उन सारे बदलते हुए चेंज के हिसाब से डेवलपमेंट एजेंडा को लेके आगे बढ़ता है नीति आयोग। और इस तरीके से डेवलपमेंट एजेंडा को लेके आगे बढ़ता है कि इस बदलते हुए चेंज का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बदलते हुए चेंज के हिसाब से हम डेवलपमेंट प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इसके साथ साथ यह इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को भी फैसिलिटेट करता है, जिसकी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन गैप हमें देखने को मिलता है उसको भरा जा सकता है। देखिए होता क्या है कि जब नीति आयोग कोई भी प्लानिंग करती है तो उस प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई सारे डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन जब किया जाता है तो किसी भी प्लान को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और जो इम्प्लीमेंटेशन में पहले ज़्यादा वक्त लगता था उस वक्त को भी कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ नीति आयोग हमारे देश के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करता है। जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स है उसमें टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन पे जोर देता है। साथ ही साथ नीति आयोग का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो भारतीय मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। और इस वजह से हमने जो पहले विदेशों से डेवलपमेंट का मॉडल जो इंपोर्ट किया था उसको ये त्यागता है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डेवलपमेंट को लेके आगे बढ़ता है। तो ये दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जो आपको एक एक करके ध्यान में रखने हैं। और मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप इसका एक पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उस पीडीएफ को वीडियो को देखने के बाद तुरंत एक बारी ज़रूर पढ़ें। इससे क्या होगा, आपको दोहरा फायदा होगा। एक तो कि आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और दूसरी चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बात की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब हम दोस्तों बात करेंगे नीति आयोग के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के बारे में। तो नीति आयोग जो है वो कई सारे मेजर हब्स के थ्रू ये काम करता है। इसमें दो मेजर हब हैं, एक तो है टीम इंडिया हब, दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। एक तो टीम इंडिया हब है, दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो हम देखते हैं कि टीम इंडिया हब कैसे काम करता है और नॉलेज एंड इनोवेशन हब कैसे काम करता है। देखिए, टीम इंडिया हब जो है वो हमारे देश के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। ये पॉलिसी और प्रोग्राम के फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करता है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के एंगेजमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन को जो है वो बढ़ाता है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब जो है ये हमारे देश के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर को मेंटेन करता है। साथ ही साथ ये एक रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च के तौर पे एक्ट करता है जो कि गुड गवर्नेंस से रिलेटेड होता है और जो हमारे देश के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं उनसे रिलेटेड होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है ये कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उसको प्रमोट करता है और किस तरीके से हम कौन से स्टेक होल्डर के साथ पार्टनरशिप करें उस मामले में एडवाइस भी करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, थिंक टैंक्स हैं, एनजीओज़ हैं, वो इस नॉलेज एंड इनोवेशन हब के मेंबर्स होते हैं। तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। अगर हम इसके फंक्शनल डिवीजन की बात करें तो ये कई सारे वर्टिकल सेल्स के थ्रू काम करता है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये जो सेल्स हैं वो अलग अलग सेक्टोरल इश्यूज़ को एग्जामिन करते हैं और नेशनल डेवलपमेंट को गाइड करते हैं और ये भी बताते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। अब इस वर्टिकल्स में जो है मैंने आपको बताया कई सारे इसमें वर्टिकल सेल्स काम करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट यूनिट्स होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर देता है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए एक यूनिट होता है, सेल होता है। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का सेल है। कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया का सेल है। ऐसे ही कई सारे वर्टिकल सेल्स हैं जिसके थ्रू जो है नीति आयोग अपना फंक्शन करती है। तो ये दोस्तों नीति आयोग का फंक्शन हमने देखा। नीति आयोग के जो भी काम थे कि वो टीम इंडिया हब के थ्रू और नॉलेज एंड इनोवेशन हब के थ्रू किस तरीके से काम करता है वो हमने देखा। अब कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो प्रिंसिपल्स नीति आयोग को गाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर पिछले 6 डेकेड से चल रही किसी बॉडी को रिप्लेस किया है तो जाहिर सी बात है इसमें कई सारे चेंजेस लाए गए होंगे और वो चेंजेस बदलते हुए सिनेरियोज के अकॉर्डिंग होंगे। तो कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो नीति आयोग को उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में, नीति आयोग को अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में गाइड करते हैं। जिसमें सबसे पहला है अंत्योदय। अंत्योदय में आप देखेंगे कि सर्विस और अपलिफ्टमेंट जो भी पुअर का है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो डाउन ट्रॉडन है, उन सब के क्या क्या सर्विस होने चाहिए, उन सब का अपलिफ्टमेंट किस तरीके से हो, इस बात को प्रायोरिटाइज किया जाता है अंत्योदय के तहत। दूसरा है आपका, माफ कीजिएगा, इसमें एक और चीज आप ध्यान में रखेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ अंत्योदय जो है उसी से ये इंस्पायर्ड है।
दूसरा जो कोर प्रिंसिपल है वो है, एक तो अंत्योदय हमने देखा, दूसरा जो कोर प्रिंसिपल है वो है इंक्लूजन। अब इंक्लूजन किस तरीके से काम करता है? इंक्लूजन का मतलब है जो भी हमारे वल्नरेबल सेक्शन हैं सोसाइटी के, उनके एम्पावरमेंट पे फोकस करना। जो भी हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं, चाहे वो जेंडर के बेस पे हो, चाहे वो कास्ट, चाहे रिलीजन, चाहे रीजन, चाहे किसी अलग अलग एरिया के बेस पे या क्लास के बेस पे, इन सारे बेस के आधार पे जो भी इनइक्वालिटीज़ हमारे देश के अंदर है उसको रिड्रेस करना। तो ये दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है वो है इंक्लूजन। तीसरा है हमारा विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि जो भी मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें विलेजेस को इंटीग्रेट किया जाता है। जो विलेजेस हैं उनको इंडिया के कल्चर और सस्टेनेबिलिटी के लिए बेडरॉक के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो जब हम अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस को लेके आगे बढ़ते हैं तो उसमें विलेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस बात को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। चौथा जो आपका गाइडिंग प्रिंसिपल है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड समझिए कि हमारे इंडिया के जो यूथ है और हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको एसेट बनाने पे फोकस करता है। साथ ही साथ ये हमारे एजुकेशन को, स्किल डेवलपमेंट को और जो भी लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बूस्ट करने को, उसके एम्पावरमेंट पे जोर देता है। और पांचवा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है दोस्तों वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, माफ कीजिएगा, पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसमें हम देखते हैं सिटीजन ड्रिवन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। जो भी डेवलपमेंट के प्रोसेस है उसमें सिटीजन्स का ओपिनियन भी मांगा जाता है। साथ ही साथ हमारे देश के अंदर जो पार्टिसिपेटरी सिटीजनरी है उसको बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि जब सिटीजन जो है वो एम्पावर्ड होंगे, सिटीजन जो है वो अवेयर होंगे, तो वो किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए इस बात को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे और गवर्नेंस में भी हेल्प करेंगे। ठीक है। अगला जो इस हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है वो है गवर्नेंस। तो इसमें हम देखते हैं कि एक ओपन, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और प्रोएक्टिव और आउटकम बेस्ड गवर्नेंस मॉडल को एडवोकेट करने की बात की जाती है। ठीक है। साथ में इसमें जो हम देखते हैं आउटले टू आउटपुट टू इनकम, इस पे फोकस करके हम इस पे शिफ्ट करने की बात करते हैं। एक और गाइडिंग प्रिंसिपल है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी के तहत हम देखते हैं जो भी हमारे प्लानिंग का कोर है उसको सस्टेनेबल बनाए रखना। साथ ही साथ इंडिया के जो एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पेक्ट है उसको भी ड्रॉ करना, ताकि हमारे देश के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि आप देखते हैं कि हाल के कुछ पिछले 2-3 डेकेड्स में हमें डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का जो डिबेट है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में देखने को मिला है कि हम डेवलपमेंट करें या दूसरी तरफ पर्यावरण को प्रोटेक्ट करें, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो ये जो हमें कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है, इसी कॉन्ट्रडिक्शन से बचने के लिए हम सस्टेनेबिलिटी पे जोर देते हैं। हम अपने इंडिया के एंशियंट ट्रेडिशन है जो एनवायरमेंटल रिस्पेक्ट में है, कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट को साथ लेके चलें और पर्यावरण को भी हम प्रोटेक्ट करें, इसको हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सस्टेनेबिलिटी का गाइडिंग प्रिंसिपल। तो ये 7 ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जो हमारे देश में नीति आयोग को उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में और ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से पूरा करने में हेल्प करते हैं। अब जो नीति आयोग गवर्नेंस की बात करती है तो इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए 7 पिलर हैं। तो वो 7 पिलर कौन कौन से, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला है प्रो पीपल एजेंडा। ये हमारे सोसाइटी के और हमारे इंडिविजुअल्स के सबके एस्पिरेशंस को फुलफिल करता है। इसके अलावा प्रोएक्टिव गवर्नेंस जो है वो हमारे देश में सिटीजन की क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन सारे ज़रूरतों के उन सारी ज़रूरतों को एंटिसिपेट करता है और एंटिसिपेट करने के साथ साथ रिस्पॉन्ड भी करता है। तो जो इफेक्टिव गवर्नेंस है, जो गुड गवर्नेंस है, उसके 7 पिलर में सबसे पहला हमने देखा प्रो पीपल एजेंडा, दूसरा हमने देखा प्रोएक्टिव गवर्नेंस। इसके तीसरा है पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, यानी कि सिटीजन को प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व किया जाता है और सिटीजन को इनकरेज किया जाता है। चौथा है आपका एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी को अगर हम सारे स्फेयर्स में इंश्योर नहीं करेंगे तो हमारे जो भी डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि समाज का अभी भी एक बड़ा जो हिस्सा है, लगभग 48% जो हमारा समाज का हिस्सा है, वो अभी भी हाशिए पे रहेगा, बैकग्राउंड में रह जाएगा। फिर पांचवा जो इंक्लूसिव ग्रोथ का पिलर है वो है, माफ कीजिएगा, जो इफेक्टिव गवर्नेंस का पिलर है वो है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ में हम देखते हैं एससीज को, यानी शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको, और माइनॉरिटीज़ को स्पेशल अटेंशन देने की बात की जाती है। अगला है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें यूथ और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को स्पेशली अपॉर्चुनिटीज़ की इक्वलिटी दी जाती है। अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी कम है तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं
ट्रांसपेरेंसी और माफ़ कीजिएगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना, क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिव और विजिबल गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे तो सिटीजन का भरोसा हमारे गवर्नेंस में बढ़ता है। तो ये 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसको आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस पूरे पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मिशन ओरिएंटेशन जो है, इसके तहत आप देखेंगे कि नीति आयोग कई सारी चीज़ों के प्रति कमिटेड है। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, सिटीजन्स के एंगेजमेंट को प्रमोट करता है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पे इगैलिटेरियन एक्सेस को प्रमोट करता है, साथ ही साथ पार्टिसिपेटिव एंड अडेप्टिव गवर्नेंस पे भी जोर देता है, और साथ साथ गवर्नेंस में किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया जाए और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ट्रांसपेरेंसी लेके आए, इस बात पे भी जो है नीति आयोग जोर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें। तो अगर हम इस पूरी चीज़ों को समराइज़ करें, तो नीति आयोग हमारे देश में एक इंक्यूबेटर ऑफ आइडियाज़ की तरह काम करता है, जो कि हमारे देश के नेशनल डेवलपमेंट के प्रोसेस में स्ट्रैटेजिक इनपुट्स को प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से नीति आयोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमीशन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन जाता है। अब नीति आयोग, मैंने आपको अभी बहुत बारी डिस्कस किया कि नीति आयोग हमारे देश के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने में नीति आयोग का क्या रोल है, आइए इसको समझते हैं, और कौन कौन से ऐसे की इनिशिएटिव्स हैं जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करने के लिए, बढ़ाने के लिए लिए गए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के गोल को एक्चुअलाइज किया जा सके, हम वास्तविकता में इसको हम उसमें प्रैक्टिस में ला सकें, ताकि हमारे देश के अंदर गुड गवर्नेंस इंश्योर हो। क्योंकि जब सेंटर और स्टेट दोनों लेवल की सरकार आपस में मिल के काम करती है, तो गवर्नेंस का जो लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये जो नीति आयोग है, वो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक्स अ स्ट्रॉन्ग नेशन, इस सिद्धांत पे काम करता है। अब मैंने आपको बताया कि अगर नीचे के लेवल से अगर हम डेवलपमेंटल प्रोसेस को शुरू करें, तो ऊपर जो है वो नेशनल लेवल पे डेवलपमेंटल प्रोसेस अपने आप अच्छा हो जाता है। तो नीति आयोग का जो अप्रोच है, जिसे हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, तो बॉटम अप अप्रोच जो है वो इसे सिद्धांत पे काम करता है कि जब स्टेट्स स्ट्रांग बनेंगे तो इससे हमारा नेशन भी स्ट्रांग बनेगा। साथ ही साथ जो नीति आयोग है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहाँ पे हमें सेंटर स्टेट का कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, और एक टीम इंडिया का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट गोल्स को और ज़्यादा एडवांस करता है। तो इस तरीके से नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करने में, बढ़ाने में कई सारे इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए। सबसे पहला तो है हाई लेवल कंसल्टेशन। इसमें आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके बीच में हमें रेगुलर मीटिंग्स देखने को मिलती है। फिर चीफ मिनिस्टर के भी सब ग्रुप्स बनाए गए हैं, जैसे कि नेशनल इंपॉर्टेंस पे नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी इश्यूज हैं, उसको इनकरेज करने के लिए एक डिसीजन मेकिंग ऐसा किया जाए जो कि शेयर्ड हो, सब लोग मिल के करें। साथ ही साथ आप देखेंगे फिर शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस में जो इनोवेटिव और सक्सेसफुल गवर्नेंस है उसका डिसमिनेशन करना, और ये डिसमिनेशन हमें अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ के बीच में देखने को मिलता है। फिर जो पॉलिसी सपोर्ट है और कैपेसिटी बिल्डिंग है, उस पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जो स्टेट्स और यूटीज़ उसके ऑफिशियल्स हैं, वो इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस को मजबूत करेंगे, तो इस वजह से हमें पॉलिसी सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग देखने को मिलेगा। फिर आपका एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डेवलपमेंट को बूस्ट किया जाता है, उनमें इंटरवेंशन को फोकस किया जाता है और उनको टारगेट करके उनका अपलिफ्टमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे थीम बेस्ड एंगेजमेंट्स है। इसमें आप सेक्टर स्पेसिफिक कोऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा और स्टेट्स के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि ये कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे देश के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे को फॉस्टर करती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट करती है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्पेसिफिकली फोकस करके बनाया गया है, हिमालयन स्टेट्स को फोकस करके कई सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स बनाए गए हैं, जो आइलैंड टेरिटरीज़ हैं उनको फोकस करके उनके स्पेशल जोग्राफिक लोकेशन को ध्यान में रख के डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो हमारे देश के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि नीति आयोग का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने में क्या रोल है, और नीति आयोग किस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कई सारे इनिशिएटिव्स को भी लेके आगे बढ़ता है। अब एक और टर्म है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। देखिए, नीति आयोग हमारे देश के अंदर
कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करता है, और वो इस तरीके से करता है कि वो अलग अलग स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन को इनकरेज करता है। और हेल्दी कंपटीशन को इनकरेज कैसे करता है? वो अलग अलग रैंकिंग्स के थ्रू, जिसमें आप देखेंगे कि आपका स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें आपका स्टेट हेल्थ इंडेक्स है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है। तो इन सारे रैंकिंग के माध्यम से नीति आयोग अलग अलग स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन को इनकरेज करता है। इसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो फेडरलिज्म है वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनता है। तो जब अलग अलग स्टेट्स एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करेंगे, तो ऐसे में जो स्टेट्स हैं उनके बीच में ये हेल्दी कंपटीशन हमारे देश को और ज़्यादा आगे लेके जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नीति आयोग इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक्स स्ट्रॉन्ग नेशंस, ए स्ट्रॉन्ग नेशन, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। चलिए, तो ये तो नीति आयोग के बारे में सारी बातें हो गई दोस्तों। अब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम प्लानिंग कमीशन के बारे में भी कुछ बातें जानें, क्योंकि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। तो प्लानिंग कमीशन से हालांकि यूपीएससी अब सवाल नहीं पूछती, बट बहुत सारे ऐसे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या वनडेज एग्जाम है, उसमें आपको प्लानिंग कमीशन से अभी भी कई टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं। तो प्लानिंग कमीशन के अगर हम स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसको 1950 मार्च में सेटअप किया गया था, और इसको भी एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू किया गया था। तो मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्लानिंग कमीशन को जो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, जिसको केसी न्योगी ने चेयर किया था, उसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। तो ये तो ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये हमारे देश में प्लानिंग कमीशन हमारे देश के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लानिंग में एक सुप्रीम ऑर्गन की तरह फंक्शन करता था। अगर हम प्लानिंग कमीशन के फंक्शंस की बात करें तो वही फंक्शंस हैं जो इसके नीति आयोग के थे, जैसे कि मटेरियल कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज को असेस करना, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इनको ऑगमेंट कर सकते हैं, इनको बढ़ा सकते हैं, अपने कैपिटल को, अपने देश में ह्यूमन रिसोर्स को, इन सब मामलों में अपना एडवाइस देना। साथ ही साथ जो है इफेक्टिव और बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए प्लान्स बनाना, है ना। इसके अलावा हमारे इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस पे क्या क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए उसको डिफाइन करना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में मेनली इनका रोल रहता था ये, और ये प्लानिंग करते थे कि किस तरीके से हमारे देश में डेवलपमेंटल प्रोसेस को लेके आगे बढ़ना है। तो ये भी एक एडवाइजरी बॉडी थी, और इसके एग्जीक्यूशन के लिए हमें सेंटर और स्टेट्स पे डिपेंडेंस देखने को मिलता था। तो इस वजह से इसके कई सारे क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिलता है, जो अभी हम देखेंगे। और इन्हीं सारे इनके ड्रॉबैक्स की वजह से हम देखते हैं कि 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने इसको नीति आयोग से रिप्लेस किया था। अगर हम प्लानिंग कमीशन के कंपोजिशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो चेयरमैन के तौर पर हमारा पीएम देखने को मिलता है, डिप्यूटी चेयरमैन इसमें होता है, फिर इसमें सेंट्रल मिनिस्टर्स भी होते हैं, और ये पार्ट टाइम मेंबर के तौर पे अपॉइंट होते हैं। इसमें 4 से लेकर 7 तक प्रोफेशनल्स भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट का इस प्लानिंग कमीशन में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ये टोटली सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी थी। इस वजह से जो फेडरलिज्म का हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ये अगेंस्ट माना जाता था। तो इस वजह से आप देखेंगे कि हमारे देश में नीति आयोग को लाया गया। अब फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। तो दोस्तों, अब अगर हम इसके प्लानिंग कमीशन का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें तो हम देखते हैं कि ये इनिशियली एक एडवाइजरी बॉडी था, लेकिन बाद में ये काफ़ी पावरफुल डायरेक्टिव अथॉरिटी बन जाता है। तो क्रिटिक ने इसको सुपर कैबिनेट, पैरेलल कैबिनेट, इकोनॉमिक कैबिनेट या फिर फिफ्थ व्हील ऑफ द कोच, इस इन सारे वर्ड से इसको वो किया है, इसकी संज्ञा दी है। तो अब ये क्रिटिसिज्म जो है कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है। जैसे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने इसको एक सुपर कैबिनेट कहा, क्योंकि आप देखेंगे हमारे देश में जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो कैबिनेट होती है, जिसमें अलग अलग मिनिस्टर्स शामिल होते हैं, इनके पास अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। तो ये कैबिनेट के थ्रू हमारे देश में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो जब प्लानिंग कमीशन का भी रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टिव हो गया था, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज करते हुए सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। के संथानम ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है, और के संथानम ने कहा कि जो प्लानिंग कमीशन है वो हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म को सुपरसीड कर रहा है और इंडिया को एक यूनिटरी सिस्टम की तरह फंक्शन करवा रहा है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर बताया। अब 1973 का कौन सा केस था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
फिर पीवी राजमन्नार ने भी प्लानिंग कमीशन को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इनका मानना था कि प्लानिंग कमीशन के जो फंक्शंस है उसका फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस के साथ ओवरलैपिंग होता है, स्पेशली जहां पे फेडरल फिस्कल ट्रांसफर की बात आती है। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट हर 5 साल पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो हमारे देश के अंदर सेंटर और स्टेट्स के बीच में किस तरीके से फंड्स का एलोकेशन होता है, किस तरीके से ट्रांसफर होता है, ये हमारा फाइनेंस कमीशन बताता है। तो इस फिस्कल ट्रांसफर में प्लानिंग कमीशन का जो फंक्शंस था वो फाइनेंस कमीशन के साथ ओवरलैप करता था। तो इस आधार पे पीवी राजमन्नार ने इसका क्रिटिसाइज किया है। तो ये दोस्तों अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ बातें थी जो आपको जाननी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। दोस्तों, ये काउंसिल अभी वर्तमान में फंक्शन नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी इससे 2013 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था, तो जाहिर सी बात है आगे भी पूछ सकती है। और वन डेज एग्जाम में तो इससे सवाल पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको कुछ बातें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में जाननी ही चाहिए। सबसे पहले अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो अगस्त 1952 में इसको एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के माध्यम से जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट था उसके रिकमेंडेशन के बेस पे इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसके कंपोजिशन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है। इसमें सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं, जितने स्टेट्स हैं उन सबके चीफ मिनिस्टर शामिल होते हैं। फिर उसके अलावा ऐसे चीफ मिनिस्टर जो कि यूनियन टेरिटरीज के हैं वो भी शामिल होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर यूटी के भी शामिल होते हैं। साथ ही साथ इसमें नीति आयोग के मेंबर्स भी शामिल होते थे। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये हमारे देश के अंदर स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने पे बात करता था, और जो भी प्लान होते थे इस कोऑपरेशन के माध्यम से इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने पे जोर देता था। साथ ही साथ जो कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं हमारे देश के, जितने भी वाइटल स्फेयर्स हैं, चाहे वो सोशल हों चाहे वो इकोनॉमिकल हो, इन सारे स्फेयर्स में एक कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रमोट करने पे ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जोर देता था। साथ ही साथ ये एक बैलेंस्ड और एक रैपिड डेवलपमेंट हमारे देश के सारे पार्ट्स में हो, इस बात को भी इंश्योर करने पे जोर देता था। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब देखिए, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसको फॉर्मली तो अबॉलिश अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि 2016 से हम सुनते आ रहे हैं कि इसको अबॉलिश कर दिया जाएगा, लेकिन फॉर्मली अभी तक इसको अबॉलिश नहीं किया गया। इसका जो फंक्शंस था वो सबज्यूम कर दिया गया था। आप देखेंगे 2014-15 में जब नीति आयोग आया था। इसका लास्ट मीटिंग जो है आप 2012 में ही देखेंगे, है ना। उसके बाद से ये इनएक्टिव हमें देखने को मिलता है, और ना तो इसकी कोई मीटिंग्स हाल ही में देखने को मिली है, ना ही इसको कोई नया काम दिया गया। तो आज हम देखते हैं जो भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के काम थे वो नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल अभी कैरी आउट करता है, चाहे वो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हो चाहे वो फेडरल डेलिब्रेशंस हो, इन सारे काम को अब नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल करता है। और ये सिमिलर मेंबरशिप के साथ काम करता है, और हमारे देश में नेशनल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी को गाइड करने में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, जिसमें आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर्स का पार्टिसिपेशन, जो भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन हमें इंश्योर करते हुए दिखता है। तो ये दोस्तों नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में कुछ बातें थी जो आपको जाननी चाहिए। और इसी के साथ आज का ये जो हमारा सेशन है वो उसकी हमारा डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। इस सेशन में मैंने आपसे कई सारी चीज़ों के बारे में बात की, किस तरीके से हमारे देश में जो पॉलिटिकल सोशल चेंजेस हो रहे थे उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी था, ये मैंने आपसे बात की। नीति आयोग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मैंने आपसे बात की, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा होगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। ये आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।